बड़ी बकरी बोल सकते हैं, हमारे जो फीमेल अडल्ट हैं जो कि बच्चे देने वाले लायक हैं वो लगभग 80 हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनका तो वो तो हर 3 महीने में 4 महीने में लगा रहता है, जो कि लगभग अभी 50 से 60 तक हैं ऑलरेडी, जिस कारण कड़कनाथ मुर्गी का अभी मार्केट पूरा फेल है। लेकिन हमारा देसी मुर्गी का पूरा मार्केट एकदम स्ट्रांग है, उसका कोई दिक्कत है नहीं। तबीयत रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हीं के फार्म में आता है जो कि पैलेटेड फीड देते हैं, जो फ्लोटिंग फिश फीड देते हैं, उनको आता है, हमको नहीं आता है, क्योंकि हम लोग बाहर से खरीदा हुआ फीड कुछ देते ही नहीं है। हम खुद का पीसते हैं, खुद का बनाते हैं, और खुद का जो कन्वेंशनल मेथड है उसी से करते हैं, जिस कारण हमको डिजीज में पैसा बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो एकदम आता है। फार्म जो है नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन में है, एक टर्म है जिसको मैं बोल सकता हूँ एट ए टाइम 20-30 बकरी प्रेग्नेंट करेंगे। ये छोटे हैं, उससे थोड़े ये बड़े हैं, जी है ना जी। और उधर कुछ फीमेल भी है। एक्चुअली क्या है कि ये जो माए हैं वो अभी 7 दिन के बच्चे दिए हैं। इस तरह से छोटा छोटा पीस कर लेते हैं जो उसको पाकुड़ी करने में इजी रहता है। क्या ये क्या है, ये मुड़ी है, और छत्तीसगढ़ी में इसको मुर्रा कहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारा रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज, हाँ रामबाण। हमारा पूरा देखिए यहाँ पे सेटअप जो है, इसमें कोई भी हम एलोपैथिक नहीं देते हैं, तो इसमें सब आ गया, आयुर्वेदिक का हर चीज इसमें आ गया। इसमें हम लोग ये जो जड़ी बूटी है, तेल है, ये हमारा कॉस्टिंग हर दिन का 1 रुपया आता है। ये खाना भाई साहब ने यहाँ डाल दिया है। हाँ, ये माँ के पेट में जब बच्चे होते हैं तो हमारे फार्म में लोग आके बुक कर लेते हैं। हाँ, ये अब खाना इनको डाल रहे हैं। अच्छा, लाइन से इनको देते जा रहे हैं खाना? जी जी जी, लाइन से देते हैं। हाँ। अभी एक्चुअली उनको छोड़ दिए हैं। हाँ। तो ये अभी दिक्कत करेंगे, फिर भी हमारा लड़का दे देगा इनको खाने में। बचपन से ही मेरे को फार्मिंग का बहुत शौक था, और करने का और कुछ आगे बढ़ने का भी मेरे को मन था। मैं 22 साल से काम स्टार्ट किया हूँ, जो 6 साल का मेरा पूरा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम पूरा चला हुआ है अभी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम मौजूद हैं कटक उड़ीसा पे, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे ब्लैक बंगाल की बहुत सारी बकरियाँ हैं, उसके साथ देसी की मुर्गियाँ हैं और मछली पालन है। मतलब कि आप समझ सकते हैं ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये बिल्कुल कटक से पास है। फार्म का क्या नाम है भाई? फार्म का नाम है द फार्म एंटरप्राइज। अच्छा, और इसमें कितनी बकरियां हैं? और हमारे पास एक्चुअली हमारा जो फार्म है पूरा इंटीग्रेटेड मॉडल में है, जिसमें हमारा बकरी लगभग 80 फीमेल बकरी हैं जो बच्चे देते हैं, और जो हमारा मछली का फार्म है वो लगभग 1.5 एकड़ का मछली का पॉन्ड है, 2 पॉन्ड है 1.5 एकड़ का, और उसके साथ जो मुर्गी है हमारा देसी मुर्गी, और उसके साथ कुछ कड़कनाथ मुर्गी मध्य रखे हुए हैं, जो कि लगभग 200 से 250 तक हैं, जो कि अंडे देते हैं। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, बकरी में बड़ी बकरी कितनी है और छोटी बकरी कितनी है? नहीं, बड़ी बकरी बोल सकते हैं, हमारे जो फीमेल अडल्ट हैं जो कि बच्चे देने वाले लायक हैं वो लगभग 80 हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनका तो वो तो हर 3 महीने में 4 महीने में लगा रहता है, जो कि लगभग अभी 50 से 60 तक हैं ऑलरेडी। और आपको बता दूं कि ब्लैक बंगाल बकरी की जो फार्मिंग होती है उसमें बच्चे ही बच्चे दिखाई देते हैं, है ना। ये आपके फार्म का लोकेशन क्या है? हमारा ये फार्म का लोकेशन है कटक सिटी से, जब हमारा रोड आता है कटक संबलपुर हाईवे, जो कि कटक सिटी से सटा हुआ है, लगभग 7-8 किलोमीटर बस दूरी में है। और एक प्रसिद्ध मंदिर है धवलेश्वर महाप्रभु, जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर में हमारा फार्म अवस्थित है। अच्छा, ठीक है। और आपका नाम? मेरा नाम सुधांशु रंजन है, और मेरा क्वालिफिकेशन में बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ हूँ भुवनेश्वर से। अच्छा, तो चलिए भाई साहब से हम बात करते हैं, और इस वीडियो पर आपको दिखाएंगे कि ये ब्लैक बंगाल की बकरियों को क्या क्या खिलाते हैं, इस विषय पर भी विस्तार से बात करें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा, ये बताइए, आपको ये बकरी फार्म करने का इरादा कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है कि जब मैंने रिसर्च किया पढ़ाई के टाइम पे, तो हमारा जो मार्केट है एक्चुअली कटक भुवनेश्वर, वो ज़्यादा अच्छा चलता है, वो बकरी का, मुर्गी का और मछली का। ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। हाँ। तो उसी कारण मैं फार्म को उसी सेटअप में लेना चाहता था, क्योंकि पहले हमारा वेजिटेबल फार्मिंग हुआ करता था, जिस कारण बहुत सारे दिक्कतें होते थे, और उसी को मैं डाइवर्ट करके एनिमल हस्बेंड्री में आना चाहता था, क्योंकि उसमें पैसा अच्छा मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें करने के लिए अब बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि वो कन्वेंशनली लोग करते रहते हैं, और इसको हम मॉडर्नाइज करके साइंटिफिकली इसको इंडस्ट्रियल कर सकते हैं। तो इसी कारण मैंने इसको चूज़ किया था।
अच्छा, चलिए तालाब तक चलते हैं, पहले मछली को समझते हैं, साथ ही साथ बात करते हैं। तो आपके फैमिली में फार्मिंग का बैकग्राउंड है कि बाकी लोग क्या क्या करते हैं? नहीं, एक्चुअली फार्मिंग का बैकग्राउंड नहीं है हमारा, तो व्यापार का बैकग्राउंड है। अच्छा। लेकिन हमारे पापा फार्म हाउस किए थे लगभग 20 साल से 23 साल हो गया हमारा फार्म को। हाँ। जिस कारण क्या करते हैं ना, मेरे को उसी टाइम से ही मोटिवेशन था और बचपन से मुझे फार्मिंग का बहुत बड़ा शौक़ था। स्कूल से लेके इंजीनियरिंग तक भी मैं हमेशा वो जो कृषि महोत्सव होते हैं, कृषि यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उसके लिए भी मैंने बहुत घूमा हूँ और देखा हूँ। और उसी बचपन से ही मेरे को फार्मिंग का बहुत शौक़ था और करने का और कुछ आगे बढ़ने का भी मेरे को मन था। और पूरा गार्डन जैसा फार्म बनाए हैं, है ना? अच्छा, ठीक है, इधर तालाब पे चलते हैं। और नारियल के पेड़ लगे हैं इधर जो आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, ये नारियल का पेड़ पॉन्ड के बगल में पापा हमारा लगाए हुए थे, बहुत पुराना है। हाँ। और हॉर्टिकल्चर का भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं गुआवा है और कटहल है और मैंगो है। और उसके साथ नींबू का पेड़ था, वो साइक्लोन में ख़राब हो गया। हाँ। लेकिन अब वो उसी से भी उसको भी नया लगाया जाएगा। और कुछ भी अभी लगाया हुआ G9 का वो बोलते हैं बनाना का प्लांट्स भी लगाया हुआ है। हाँ। और ऐसे ही मिला के हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारा इनकम है वो डिफरेंट सोर्स से आ सके, जो कि मेजर इनकम हमारा अभी एनिमल हस्बेंड्री से ही आता है। ये फार्म कितने साल से चला रहे हैं आप? मैं खुद इस फार्म में लगभग 2017 से लेकर अभी तक लगभग 6 साल हो गया है मेरा। हाँ। पूरा फुल पार्टिसिपेशन और 24/7 मेरा वर्क यहाँ पे है। और उससे पहले हमारा फार्म लगभग 16 साल से था, जो कि पापा करते थे। वेजिटेबल्स का था, हॉर्टिकल्चर का, वो सब काम अपने से करते थे। अच्छा, ठीक है। तो कितने उम्र से चालू किया था? मेरा अभी उम्र 28 हो गया है। हाँ। मैं 22 साल से काम स्टार्ट किया हूँ, जो 6 साल का मेरा पूरा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम पूरा चला हुआ है अभी तक। अच्छा, ठीक है, अभी देखते हैं इधर मछलियों को। आइए, इसमें कितनी मछलियाँ हैं? एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, जैसे आप लोग को मछली लोग फार्मिंग करते हैं, ऊपर उठे सब। हाँ, खाए बाबा का। तो जैसे लोग करते हैं कि अब वो बहुत सारा वो पैलेट फीड देते हैं, हम वैसे नहीं करते। हम एक्चुअली कन्वेंशनल मेथड पे करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक टंकी में हम लोग बकरी का जो लेंडी रहता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहता है। अच्छा। बकरी का लेंडी और हमारा जो देसी गाय है उनका गोबर और बकरी का जो मूत्र होता है, और उसके साथ हम क्या करते हैं ना, मस्टर्ड ऑयल केक, जो सरसों का खल्ली बोलते हैं हिंदी में शायद, हाँ सरसों का खल्ली, और उसके साथ ईस्ट पाउडर और उसके साथ बेसन मिला के एक घोल बनाते हैं, जिस कारण क्या होता है ना, प्लैंक्टन का बढ़ावा के लिए जो मछली के खाने में होता है वो ज़्यादा बढ़ सके। तो जिस कारण हम वो टंकी में उसको बनाते हैं और उसको हर 15 दिन में एक बार फेंकते रहते हैं। और इसी कारण हमारा फीडिंग में कम खर्चा आता है और हम इंटेंसिवली नहीं करते हैं। हम इस लगभग 1 एकड़ के पॉन्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 स्टॉकिंग करते हैं, जो कि लगता है ईयरलिंग वाला, जो वार्षिक जाल होता है उसको बोलते हैं। बड़ा साइज़ का होता है, 150 से 200 ग्राम वाला स्टॉक करते हैं। और 5-6 महीने में 700 से 1 केजी तक आ जाते हैं। और मार्केट का प्राइस वही रहता है हमारे यहाँ, 1 केजी तक जो वेट रहता है वो ज़्यादा अच्छे से बिकता है। इसी कारण हम फीडिंग ज़्यादा नहीं करते और ज़्यादा स्टॉकिंग भी नहीं करते हैं। अच्छा, ये क्या दे रहे हैं, ये जरा समझाइए। अभी एक्चुअली मछली को बुलाने के लिए हम लोग थोड़ा छतवा दे रहे हैं। छतवा किस चीज़ को बोलते हैं, थोड़ा करीब आ जाइए। हाँ, दिखा ये दीजिए। मिक्स है, ये गेहूँ, हाँ। मकई और पीसा गया है गेहूँ, मकई और पीडिया जो बोलते हैं हमारा ऑयल केक, उसको पीस के हम लोग रखे हुए हैं। जब भी मछली को थोड़ा 1-2 बोरी बांध के देते हैं, या फिर नहीं तो हम फेंकते हैं, वो आके खाते हैं। अभी थोड़ा नहीं आ रहे हैं, टाइम नहीं हुआ है खाने का, धूप आएगा तो वो आएंगे, तो अभी इसको दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये एक समझ लीजिए उसके पार्ट टाइम के तौर पे किया हुआ है, इससे भी थोड़ा अर्निंग आते रहता है। हाँ, इसमें साल में 1 बार अर्निंग होता है, क्योंकि ये पानी का गंभीर बहुत ज़्यादा है, तो मछली मतलब टाइम टू टाइम पकड़ा नहीं जा सकता। एक ही बार पकड़ा जाता है, जो कि जनवरी-फरवरी के महीने में जब पानी का स्तर कम होता है, तो हम पॉन्ड को पूरा साफ कर लेते हैं। जितना भी मछली होते हैं 500 ग्राम से ऊपर, उन सबको निकाल लेते हैं, पूरा निकाल के आटे टाइम 1-2 बारी में बेच लेते हैं। और जो 500 ग्राम के नीचे का रहते हैं उनको काउंट करके फिर छोड़ देते हैं। और जितना हमको स्टॉकिंग करना होता है बाहर से खरीद लेते हैं। नहीं तो हमारा एक छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पे हम स्टॉक करते हैं, जाड़ बोलते हैं उसको, फिंगरलिंग साइज़ का जो स्टॉक करते हैं, जो कि 150-200 ग्राम 1 साल में हो जाते हैं, वो स्टॉन्टेड बोलते हैं, स्टॉन्टेड फिंगरलिंग्स, उनको फिर से छोड़ते हैं, वो 1 साल में फिर बड़े हो जाते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं मुर्गियों को समझते हैं। इधर मुर्गियाँ हैं, फिर बकरियों तक चलेंगे। ये क्या खिला रहे हैं इसको, जरा पहले समझा लीजिए। हाँ, ये चावल है। अच्छा, ठीक है,
तो क्या करते हैं ना, जो देसी मुर्गियां हैं हाँ। उनको हम क्या करते हैं, इवनिंग के टाइम में लेयर फीड देते हैं अंडे के लिए। हाँ। और जब हमको मुर्गी पकड़ना होता है या फिर कोई देखने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए हम चावल का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो गेहूं नहीं मिल रहा है, इसलिए हम चावल का इस्तेमाल करके इनको फेंकते हैं, वो चुन चुन के खाते हैं। और बोलिए, ये जो चावल है उसना चावल है क्या? हाँ, उसना चावल जो मिल जाता है, सस्ते में मिलता है। हाँ, हाँ। 15-20 रुपये के अंदर जो भी मिलता है हम उसी को ही ला के देते हैं। अच्छा, ठीक है। और इनका पूरा फ्री रेंजिंग सिस्टम में रखे हुए हैं हम लोग। हाँ। एक्चुअली इनसे हम लोग अंडे निकालते हैं। हाँ। अंडे निकालते हैं और जो भी कोई आता है खरीदने के लिए हमारे फार्म से डायरेक्टली वो ले लेते हैं। और इनके खाने में बस वही हमारा जो बकरी का लेंडी वहाँ गिरा हुआ है, हाँ, दिखा सकता हूँ, दिखाइए। वहाँ पे पूरा जितने सारे बकरी के और गाय का जो भी गोबर रहता है, इसको हम मुर्गी के घर के पास ही डंप करते हैं। अच्छा। जिस कारण वो वर्म्स बनते हैं, और जो बनते हैं जो खाने का वो चीज़, वो वहाँ से यहीं से मुर्गी खा भी पूरा रही है। पूरा ये पूरा एकदम पूरा साल भर का कूड़ा पड़ा रहता है, जो जितना भी हमारा फार्म का वेस्ट रहता है सब इधर ही गिरा रहता है, तो वहाँ से मुर्गी चुन चुन के खा लेते हैं। तो जिस कारण कॉस्ट हमारा थोड़ा कम होता है। अच्छा, इसमें जैसे हम देख रहे हैं तो इसमें कौन सी मुर्गियां हैं? एक्चुअली क्या है कि हम लोग अभी देसी मुर्गी पे ही काम कर रहे हैं। और कड़कनाथ मुर्गी पहले मार्केट ज़्यादा था, तो जिस कारण कड़कनाथ मुर्गी में भी रख लिए थे, लेकिन अब थोड़ा मार्केट बहुत कम हो गया है, इसलिए हम कड़कनाथ मुर्गी पे ज़्यादा फोकस ना करके देसी मुर्गी के ही ऊपर फोकस कर रहे हैं। कड़कनाथ का मार्केट ज़्यादा था, मतलब जब लॉकडाउन का दौर था तब ज़्यादा था, क्या बोल रहे हैं? नहीं, जब इंट्रोड्यूस किए गए थे, जब प्लेयर लोग प्रमोट कर रहे थे, तब ज़्यादा लोग खा रहे थे। जब वो प्रमोट करना बंद कर दिए तो लोग नहीं खाए। और दूसरा चीज़ कारण ये हुआ कि इसका जो मांस काला निकलने के कारण तो बहुत लोग मतलब कि इसका टब्बू बन गया कि ये मांस अच्छा नहीं है और इसका कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए लोग नहीं खाए। तो जिस कारण कड़कनाथ मुर्गी का अभी मार्केट पूरा फेल है, लेकिन हमारा देसी मुर्गी का पूरा मार्केट एकदम स्ट्रांग है, उसका कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, कड़कनाथ मुर्गी का मार्केट फेल है? पूरा फेल है हमारा। उड़ीसा में तो बिल्कुल नहीं है। कटक भुवनेश्वर में बहुत कम लोग खाते हैं, कुछ सिलेक्टिव लोग खाते होंगे। जैसे कि देसी मुर्गी का सेल 100% है, तो इसका सिर्फ 2 to 5% बचा हुआ है। और वो भी सिलेक्टेड लोग आते हैं, वो कई महीने में 1-2 बार ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। और इसी कारण हम कड़कनाथ मुर्गी बंद कर दिए हैं। थोड़ा बहुत मुर्गी बचा हुआ है, इसको ऐसी ठंडी के टाइम में जब पिकनिक वगैरह होगा, लोग इसको ले लेंगे, ख़त्म कर देंगे, और कड़कनाथ मुर्गी नहीं रखेंगे। नहीं रखना है। असल पे वो जो जागरूक लोग हैं, जो कड़कनाथ के बारे में जानते होंगे, जिनको डॉक्टर ने कहा होगा, वही लोग खाते हैं, तो वो लोग एकदम लिमिटेड होंगे। आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाती है कड़कनाथ। यही नहीं, एक्चुअली क्या है कि जेंट्स लोग खाने का चाहते हैं। मैं जितना स्टडी किया हूँ, मेरा पूरा रिसर्च किया गया है, घर में लेडीज़ लोग इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्यों? काला मांस है, इसको कहाँ से ले आए, कौवा का मांस जिसे लग रहा है, ऐसे टाइप के बोल के मना कर देते हैं। हम तो नहीं खाएंगे, हम बच्चे को नहीं खिलाएंगे, ऐसे बोलते हैं नॉर्मली। मैं जितना लोगों से बात किया हूँ, जो लोग मेरे पहले कस्टमर थे, उनको जब फ़ोन करता हूँ आप क्यों नहीं ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारा पत्नी बोल रही है कि मत लाओगे, हम नाली में फेंक देंगे ये मुर्गी को। और घर में चलता उन्हीं का है। हाँ, घर में चलता उन्हीं का है, और सब्जियों पे तो चलता उन्हीं का है। हाँ बिल्कुल, वो देसी मुर्गी बोलते हैं कि आप देसी मुर्गी ले आए, वो उसका मीट तो व्हाइट कलर का रहता है, थोड़ा रेडिश रहता है, तो वो अच्छा बोलते हैं कि इसको हम खा लेंगे, बच्चे को खिलाएंगे, लेकिन काला नहीं खिलाएंगे। तो इसलिए मार्केट डाउन है। मार्केट डाउन है। तो अभी कितने में बेच रहे हैं कड़कनाथ को? हम कड़कनाथ, हमारा एक्चुअली प्राइस एक ही है, कड़कनाथ और देसी का। हम लोग जो ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उनको 10 से 15 मुर्गी लेते हैं तो 300 रुपया पर केजी में बेचते हैं। अगर कोई 10 से कम लेता है तो 350 रुपया पर केजी में बेच लेते हैं। डायरेक्ट फार्म से सेल होता है, हम कोई व्यापारी को भी नहीं लेते, वही क्वांटिटी हमारा फिक्स रहता है कि। लेकिन उड़ीसा में देसी का अच्छा मार्केट है, प्योर देसी का है। ठीक है, प्योर देसी को कितना बोल रहे हैं? 350 रुपया केजी में आता है। 350 रुपया केजी में प्योर देसी को। मछली आया बोल रहे हैं, जरा मछली दिखाएं फिर बकरी को चलें। अच्छा, ये मछलियाँ आ गई, देखिए। हाँ, ये दिखाओ हरीश, कौन सी मछली है ये? ये हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं ना, हमारा जो मार्केट है वो हमको देख के अंदर जा रहा है। रोहू और मृगल और जो क्या बोलते हैं कटला, जो इंडियन मेजर कैप्स बोलते हैं, उसका मार्केट अच्छा है हमारा कटक सिटी में, भुवनेश्वर में भी। तो इसलिए हम लोग वही उसी का ही कल्चर करते हैं और अलग मछली नहीं रखते। अभी तो ये कितना बड़ा होगा? साइज लगभग एवरेज में हमारा 350-400 ग्राम तक है एवरेज में। अच्छा। और ये 3-4 महीने में लगभग 700-800-900 ग्राम तक भी पहुंच सकता है। जो कातला है वो तो 1 किलो से भी ऊपर चला जाता है। अच्छा, हाँ जी।
यही मछलियाँ करते हैं ज़्यादातर, जी है ना? जी, यही मछलियाँ ही करते हैं। तो इनको सुबह शाम देते हैं खाना कुछ? नहीं, खाना एक्चुअली क्या है कि हमारा जैसे बोला था मैं, हाँ, हाँ। मेरा खाना वो 15 दिन में प्लैंकटन के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि उसका खर्चा कम होता है और टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। मछली का साइज वैसे बढ़ता नहीं जितना रैपिडली बढ़ना चाहिए, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। और खाने में हम लोग क्या करते हैं, जो मकई, गेहूं और चावल को पीस लेते हैं, उसके साथ थोड़ा हस्क मिला लेते हैं, डी ऑयल राइस ब्रांड मिला के, और थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, खली, उसको पीस के वो रेनी सीजन और समर सीजन में देते हैं। ठंडी के टाइम तो ये खाना वैसे भी छोड़ देते हैं, इतना खाते नहीं है। इसमें कोई और तबीयत से रिलेटेड प्रॉब्लम आती नहीं है? नहीं नहीं, एक्चुअली हम तबीयत रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हीं के फार्म में आता है जो कि पेलेटेड फीड देते हैं, जो फ्लोटिंग फिश फीड देते हैं, उनको आता है, हमको नहीं आता है, क्योंकि हम लोग बाहर से खरीदा हुआ फीड कुछ देते ही नहीं है। हम खुद का पीसते हैं, खुद का बनाते हैं, और खुद का जो कन्वेंशनल मेथड है उसी से करते हैं, जिस कारण हमको डिजीज में पैसा बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो एकदम आता है। अच्छा, इसमें पैसा नहीं लगता? नहीं है लगता आपको। है। ठीक है, ये मछलियाँ हैं और बहुत प्यारी लग रही पकड़ है। लीजिए, हम 1 लाख का मछली बेच रहे हैं, हाँ। तो उसमें से सिर्फ हमारा 10 से 15 हज़ार रुपया ही खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। अच्छा, बस लेबर जो हमारा नॉर्मल काम करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्म में 4 लेबर काम करते हैं, मिलजुल के वो पन का सफाई करते हैं, उसमें जो भी खाद वगैरह डालना होता है, जैसे कि गोबर वगैरह, वो कर लेते हैं, और उसके साथ ये कर लेते हैं, दाना वाना कभी बांधना होता है वो मिल के कर लेते हैं, वो माइन्यूट रहता है, और हम खुद भी कर लेते हैं उसका काम, तो खर्चा वैसे भी बहुत कम रहता है, माइन्यूट रहता है। अभी चलते हैं मुर्गियों के सेट को, जरा मुझे दिखा दीजिए, फिर बकरियों पे चलेंगे। ये जो जगह है, यहाँ पे आप मुर्गियों को रखते हैं। कितनी मुर्गियाँ रख लेते हैं इसमें? एक्चुअली क्या है कि जो जीआई का पाइप डाला गया है, इसमें मुर्गियां बैठते हैं, ठीक है। तो नीचे जितना नहीं बैठते, इस पाइप के ऊपर पूरा सब बैठ जाते हैं, उस घर में, इस घर में, दोनों घर में। तो यहाँ पर लगभग ये 200 स्क्वायर फीट का घर है, तो रख सकते हैं तो 500 तक मुर्गी, देसी मुर्गी। बस रात को रहना होता है उनको, और कुछ काम नहीं है। यहाँ पर खाना बना नहीं होता, बाहर वो खा लेते हैं, उनका जो भी खाना होता है। बस रात को सोने के लिए इधर आते हैं, जैसे कि वो सोने के लिए बस वो आते हैं। तो ये हमारा जो ये घर है, मैं अभी 200 से 250 मुर्गी रखा हुआ हूँ, बड़ा मुर्गी जो 1 किलो 1.5 किलो जो अंडे देने लायक हैं, मुर्गा मुर्गी। तो ये जो फ्लोर है हमारा, ये कंक्रीट का किया गया है, और घर में प्रोफाइल शीट लगाया गया है, और वॉल तो ईंटे से किया गया, और जाली लगा दिया गया, और पाल लगा दिया गया, पानी नहीं आएगा, और बारिश का टाइम है अभी। तो ये जो नीचे फ्लोर जो लीटर डाला गया है, वो हमारा वेस्ट निकलता है। आप देखे होंगे जो बकरी हमारा खाएंगे अभी, जो ड्राई फोडर बोलते हैं, मूंगा बीरी, और उसका कुछ कुछ बच जाता है, तो हम उसको डायरेक्टली फेंकते नहीं। हम क्या करते हैं, उसको लाते हैं, पहले बकरी के घर में देते हैं, क्योंकि बकरी जब आएगा तो उसको वो टुकड़ा कर लेगा, क्योंकि वो खेलते हैं उससे, पैर में खेलते हैं, उसके चोंच में वो निकालते हैं, जो भी कुछ बच जाता है, अगर कुछ भी खाना बचेगा तो वो उससे उठा लेंगे, नहीं तो वो उसमें जो अपना लंडी छोड़ते हैं जो मुर्गियाँ, तो वो उसके साथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो ड्राई है और ये वेट है, वो ये सूखा है। ये बकरियों की जो लंडी है नहीं, बकरियों की नहीं, जो मुर्गियों की लंडी है। अच्छा अच्छा, मुर्गियों की जो बीट है, क्या बोलते हैं, अच्छा। वो बीट, वो पानी वाला रहता है, तो ये तो ड्राई फोडर है, वो उसको पकड़ लेता है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको उठा के लेकर हमारा जो डंपिंग यार्ड है, जहाँ पर हम जितना भी खाद वगैरह डालते हैं पूरा, ये 3-4 महीने के लिए, जो आप तो दिखा रहे थे। हाँ, इसको लेके उसी के साथ मिला लेते हैं, तो वो मतलब कि पाइल बाय पाइल रहता है 6-8 महीने तक, और 6-8 महीने के बाद उसको लेके हम हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में देते हैं, जो हमारा फोडर फार्म है उसमें भी देते हैं, और उसी से निकाल के हम लोग खाद डायरेक्टली भी डाल देते हैं पौंड में। अच्छा, ये जो बकरियों का बचा हुआ खाना है, गिरा हुआ खाना है, उस खाने का इस्तेमाल आपने इसमें बेड के रूप में कर दिया है, में कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको रख देते हैं। ठीक है, ये बिछावन के तौर पे काम आता है मुर्गियों का। ठीक है, अच्छा, ये वाला शेड आपने तकरीबन कितने में बनाया होगा? ये वाला शेड मेरे को लॉकडाउन में लगा था, लगभग 70,000 लगा था। इसमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो गया था लॉकडाउन की वजह से, शीट वगैरह नहीं मिल रहे थे, ईंटें वगैरह बंद हो गया था, तो 70,000 मिला था। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे करने के लिए लोगों को। मैं चाहता हूँ कि जो भी करना चाहे, एक्चुअली ये मेरा मेन सेटअप है। इससे पहले मेरा छोटा सा सेटअप था, जिसमें मैं 20 मुर्गी से काम स्टार्ट किया था, वो भी दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। आइए। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी करना चाहे तो वो मुर्गियों की शेड 20-30 हज़ार से ज़्यादा मत करे। अच्छा, और हमारा वैसे भी साइक्लोन रहता है, तो हमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग शेड बनाना, यहाँ साइक्लोन आते रहते हैं। हाँ, बहुत साइक्लोन आता है, तो इसलिए बनाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग। ये देखिए, ये वाला, ये हमारा छोटा सेटअप था, पूरा सस्ते में बनाए थे, तो इसमें मुर्गी और बतख दोनों रखे थे, दोनों शेड, दोनों घर में। तो इससे काम स्टार्ट करके उसको बढ़ाए, और उससे चल रहा है बस।
अच्छा, और अब हम चलते हैं बकरी का सेट समझते हैं, फिर बकरी के खाने तक चलेंगे और बकरियों तक चलेंगे। पहले मुझे ये जरा समझा दीजिए, ये जब से मैं उड़ीसा आया हूँ या पिछले बार जब कभी उड़ीसा में आता हूँ तो ये पत्थर मुझे बहुत दिखाई देते हैं, और जो हमारे पुरातन मंदिर है पुरातन शैली के, उनका जो नींव वाला जो एरिया होता है उसमें ये पत्थर बहुत दिखाई देते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी। तो इसके बारे में जरा मैं समझना चाह रहा था। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये हमारा जो पॉन्ड बनाया गया है वो पत्थर को काट के पॉन्ड बनाया गया है, क्योंकि जो पत्थर मिट्टी का एरिया बस वो 4-4.5 फीट का रहता है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, हाँ, वो 4-4.5 फीट के नीचे वो ऐसे ही पूरा लैटेराइट, हाँ ये एक्चुअली लैटेराइट सॉइल है। हाँ। तो ऐसे ही लाल पत्थर निकलेगा, तो इसको हम यूटिलाइज करके बाउंड्री किए हैं और उसके साथ जो शेड वगैरह करते हैं उसको। तो ये पत्थर जो है ये उड़ीसा में बिकता भी है क्या इस क्षेत्र पे? इसी से ही घर बनाते क्योंकि ईंट के जैसे इसकी साइज है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बिकता है। जी जी बिकता तो है। आज के रेट में इसका क्या रेट होगा आज की डेट में? 40-50 रुपए के बीच में आता है ये पे। अच्छा, तो ये कटक वाले क्षेत्र पे बिकता है? कटक, ढेंकानाल और खुर्दा, हाँ। ये मेजर एरिया है जहाँ पर ये निकलता है। अच्छा, ठीक है। तो ये पत्थर हमने समझा है, और इसको भी बेस के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, नींव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, यहाँ तक है, फिर ईंट है ऊपर। ज्यादातर घर ऐसे ही बने हैं उड़ीसा में? हाँ, उड़ीसा में ज्यादातर घर जो जहाँ पर पत्थर मिलता है वहाँ पे बनाया जाता है। इसी तरीके से बनता हाँ, है। लेकिन लोग प्रीफर करते हैं कि नींव उनका पत्थर से हो। हाँ, अभी तो पिलर का स्ट्रक्चर आ गया है तो लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पुराने स्टाइल पे जो घर प्रीफर बने करते हैं वो नींव करते हैं इससे। नींव करते हैं इस पत्थर जी से। जी। ठीक है, अभी अब चलते हैं बकरी का फार्म देखने। क्या है, कल्चर को भी समझना जरूरी है, जहाँ से हम वीडियो करते हैं वहाँ के कल्चर को भी लोगों को समझा सकें, दिखा सकें, ये भी कोशिश है। एक्चुअली क्या है कि हमारा ये जो शेड है ये पहले एक्सपेरिमेंटल शेड था। हमारे यहाँ पे गाय रखे गए थे। अच्छा, तो मैं इसी शेड से अपना बकरी स्टार्ट किया था, 10 बकरी से। तो ये वाला 10 बकरी से आपने स्टार्ट किया है? हाँ हाँ, 10 बकरी से स्टार्ट किया था। ये एलिवेटेड था। ये जो घर था एलिवेटेड था, जैसे कि कमर तक था, 3 फीट में। तो 3 फीट में था। मैं लगभग 4 साल तक इसी में ही चलाता रहा। फिर मैं 10 से 20, 20 से 30, 40, 50 हुआ, तब मैं दूसरा एक शेड बनाया हूँ, दिखाऊंगा आपको। तो वो एलिवेटेड जो था, मैंने उसमें काम करने में थोड़ा दिक्कत हुआ। लेबर लोग कंप्लेन किए, भाई हमारा कमर दुख रहा है बैठ के मैंगनी वगैरह सफाई करने में। तो हमने इसको पोर्टेबल बना दिया। अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो है ना, पिलर डाल दिए हैं, और ये नाली है उनका, जो देखिए आप, वो जो पेशाब है वो आ रहा है नाली में, लेंडी वहाँ पे रखा हुआ है। और ये एक एडवांटेज है कि लेंडी जो है ना सूखा रहता है, वो पेशाब को उठा लेता है। तो हम 2-3 दिन में, 4 दिन में उसको सफाई कर लेते हैं। और हमको मैंगनी के साथ वो पेशाब भी मिल जाता है फ्री में, वो पेशाब पी लेता है मैंगनी। तो जिस कारण हम कंपोस्टिंग में इजी रहता है, क्योंकि बकरी का जो लेंडी है बहुत टाइट रहता है, तो कंपोस्ट होने में डिले होता है। तो इस कारण ये पोर्टेबल हो गया। इसको साफ करने के लिए बस उठा लेते हैं। अच्छा, आराम से। एक चीज मैं समझना चाह रहा था, ये एक तरीके का, ये ऐसा ही सीमेंट का एक लंबा खंभा होगा जिसको आपने बिछा दिया है, 1 2 3। अब ये जब उठाना चाहते होंगे ये वाला हिस्सा उड़ जाता होगा, खड़ा हो जाता होगा पूरा एकदम लाइन पे बिठाया है। जो पिलर डाला गया है, ये पिलर से ये पिलर का डिस्टेंस लगभग 3 फीट का है। और ये जो पैलेट बिछाया गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 ठो पैलेट बिठाया गया है। अच्छा, बीच को जरा दिखाओ, इस बीच दिखेगा। हाँ, 4 ठो पैलेट बिछाया गया है। जो पैलेट है देखिए, 1 2 3 4 ठो, ये 3 बाय 2 का, 3 बाय 2 का पैलेट बिछाया गया है। तो यहाँ पे बकरियां सोते हैं, जो मैंगनी करते हैं वो नीचे जाते हैं, कुछ कुछ रहता है, उसको झाड़ू करके हम लोग उठा लेते हैं। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से उठा लेते हैं, है ना जी। और ये सीधा उठ जाएगा। हाँ, ये उठ जाता है। फिर उसको साफ करके फिर डाल देते हैं। चूना वगैरह छींच लेते हैं, जिस कारण से वो वर्म वगैरह मर जाते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से ये सेट बना हुआ है, इधर भी उसी तरीके से बना हुआ है। ये जरा मुझे अपने मेल समझा दीजिए, क्योंकि चल रहे हैं तो समझते समझते ये हमारा मेल को हम अलग रखे हुए हैं, क्योंकि वो उसका ब्रीडिंग के टाइम उसको निकालते हैं, बाकी टाइम उसको अलग फीडिंग करते हैं, अलग रखते हैं। वो फीमेल के साथ उसका कोई रिश्ता रहता नहीं, क्योंकि वो अच्छा ग्रो कर पाता है, जिस कारण एनी टाइम फीमेल के साथ नहीं रहता है। फीमेल के साथ रहेगा तो दिक्कत होगा, वो खाने में कम ध्यान रखेगा, फीमेल के आगे पीछे ज्यादा घूमेगा। अच्छा। जिस कारण हम उसको अलग कर लेते हैं और अलग जगह में बांटते हैं, दिन में रात में हर समय, और उसको खाने में भी अलग चीज देते हैं। और क्वांटिटी भी इसका ज्यादा रहता है, वो अकेला खाता है, मन भर के खाता है। और हम उसको थोड़ा थोड़ा सप्लीमेंट भी देते हैं। और जब वो ब्रीडिंग का सीजन आता है, हमारा फार्म जो है नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन में है, एक टर्म है जिसको मैं बोल सकता हूँ एट ए टाइम 20-30 बकरी प्रेग्नेंट करेंगे। 5 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर वो पूरा फीमेल लोग सब प्रेग्नेंट हो जाएंगे, और एट ए टाइम वो भी बच्चा देंगे। मैं भी आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पूरा 20-22 बकरी एट ए टाइम एक ही 7-8 दिन के अंदर पूरा बच्चे देते हैं। वो नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन के अंदर रहता है, वो एक साइंटिफिक टर्म है, और उसी से हम लोग काम करते हैं। अच्छा,
ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एलिवेटेड फार्म है उससे ये वाला डिजाइन ज्यादा बेहतर है हम एक्चुअली फार्म उसी तरह आपका एक्सपीरियंस मैं पूछ रहा हूँ, जैसे इसको उठा लेते हैं ये ज्यादा बेहतर है, काम करने में आसान है। एक्सपीरियंस में मैं बोलूँगा एलिवेटेड शेड बहुत अच्छा है। लेकिन हम काम जो करेंगे ना, हम अपने वर्कर के हिसाब से ही शेड बनाएंगे। ये बात मैं हमेशा सब फार्मर को बोलता हूँ जो भी हमारा फार्म में आते हैं, आप अपने वर्कर का डिमांड क्या है। हमारा वर्कर बोले नहीं हमको पोर्टेबल करा दीजिए, हमको ज़्यादा मतलब कि नीचे अंदर घुस के झाड़ू करने की ज़रूरत नहीं। और एलिवेटेड शेड में दिक्कत क्या होता है ना, 15-20 दिन में एक बार करते हैं सफाई, तो वो क्या होता है ना, वो जो मेंगनी है वो 2 फीट 1.5 फीट 3 फीट तक रहता है, उसमें गर्मी का हवा तब भी निकलता है, वो कंपोस्ट होता रहता है, वो दिक्कत होता है। लेकिन अगर एलिवेटेड शेड करें तो 7-8 फीट का एलिवेटेड करो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 3-4 फीट का एलिवेटेड मत किया करो। तो वो पोर्टेबल कर लो, इसमें खर्चा भी कम आएगा और इसमें लेबर लोग भी खुश हो जाएंगे और आपका सफाई हर दिन मतलब कि हमेशा से रहेगा। तो इसलिए ये जो फार्म शेड देख रहे हैं इसकी साइज क्या है? इसका साइज लगभग 17x18 का हिसाब का है, मुझे जितना याद है। और इधर गाय भी बांध लेते हैं क्या? अभी एक्चुअली क्या है कि हम लोग ये मैटरनिटी वार्ड किए हैं, तो इस कमरे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मुर्गी के बच्चे रखते हैं 7 दिन के लिए। उसके बाद उसको शिफ्ट कर लेते हैं, बकरी के बच्चे, और गाय को इधर बांध लेते हैं क्योंकि ये पहले गाय का शेड था, तो इसलिए हमको गाय को इधर ही। तो इसको बनाने में कितना लग गया होगा? हाँ, इसको तो हमारे पापा एक्चुअली पहले बनाए ले थे 15 साल पहले। इसको बस थोड़ा फर्निशिंग करके हम इसको चलाते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। अभी जो नया शेड आया है मैं उसको दिखाऊंगा आपको। चलिए। अच्छा, ये क्या है? ये एक ब्लैक बंगाल का बकरी रखा हुआ है। जैसे हम ब्लैक बंगाल का फार्म करते हैं तो हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। कुछ फीमेल्स होते हैं जिनका दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है, जिस कारण हम वो वाला पहले जो बक देखे थे ब्राउन कलर का क्रॉस ब्रीड का, उससे ब्रीडिंग करते हैं। और कुछ ब्लैक बंगाल का फीमेल होते हैं जिनका दूध कम होता है, जिसको हम इससे क्रॉस करते हैं ताकि उनका जो बच्चा निकले वो उसी वेट के हिसाब से उसी माँ के दूध में पल जाए। अच्छा, वो टेक्निकली एक टर्म है, वो चीज़ हम लोग इधर करते हैं। ठीक है। तो अभी जो आपके पास ब्लैक बंगाल की बकरी है उसमें दूध कितना होगा? ब्लैक बंगाल का जो बकरी है मैक्सिमम हमारा दिन में एक बकरी, वो तो क्रॉस ब्रीड हो चुके हैं जो 1 लीटर तक मैक्सिमम दूध देते हैं एक दिन में। अच्छा। और जो ब्लैक बंगाल के हैं वो आधा लीटर से कोई भी मेरा कम नहीं देता। अच्छा। और दूध देने का कारण यही है, एक्चुअली वो ब्रीड सब बोलते हैं कि ब्लैक बंगाल कम दूध देते हैं, लेकिन एक्चुअली ब्लैक बंगाल कम दूध नहीं देते हैं। ब्लैक बंगाल दूध देते हैं उन्हीं के बच्चे को पालने के लिए। हाँ। आप अगर सिरोही का ब्रीडर लाएंगे, हाँ, उसका बच्चा तो जेनेटिकली ज़्यादा बड़ा आएगा डेफिनेटली। हाँ। तो वो तो ज़्यादा, अगर बच्चा वेट के हिसाब से दूध पीता है, हाँ, समझिए, जो बच्चा अगर ज़्यादा बड़ा निकलेगा तो माँ से वो ज़्यादा दूध डिमांड करेगा। और उसी कारण हम बोलेंगे, सब बोल रहे हैं कि ब्लैक बंगाल बकरी कम दूध देती है, वो गलत है। ब्लैक बंगाल बकरी अगर ब्लैक बंगाल मेल से क्रॉस करेंगे तो वो दूध सही देगी अपने बच्चे को पालने के लिए। अगर आप बड़े वाला मेल लेंगे, आप उसमें घुस के इंटरफेयर कर देंगे, है ना? हाँ, तो अगर आप क्रॉस ब्रीड करना चाहते हैं तो छोटे छोटे ब्रीड से काम करें और इमीडिएटली मत कीजिए। पहले उसका दूध को बढ़ाने के लिए उसका फीडिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। समझिए, आप चराने में रखे हैं, उसको कोई नहीं देता कंसनट्रेटेड फीड। आप अगर कंसनट्रेटेड फीड देंगे तो उसके मिल्क प्रोडक्शन में 10-20% बढ़ेगा। तो उस कारण उसी टाइम आप क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं। और क्रॉस ब्रीड में 100% मत कीजिए, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वो ब्रीड को 5-6 साल से हम लोग ये ब्रीड डेवलप किए हैं। हमारा जो अभी है 5-6 साल से है, तो इसलिए हम स्लोली काम किए हैं। तो दिक्कत हमको लगभग मिल्क प्रोडक्शन में दिक्कत पहले 1 साल शायद आया था 1-2 किडिंग सीजन में। उसके बाद हम आयुर्वेदिक का यूज़ किए थे, मैं दिखाऊंगा आपको, जिस कारण हमारा दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। और फोडर आपको इनसफिशिएंट फोडर होना चाहिए, क्योंकि जो चराई में लेते हैं लोग, जो हमारा जो वर्कर लोग लेके जाते हैं, वो चराई में इतना फोकस नहीं करते हैं। मालिक तो अपना फार्म में रहता है, वो क्या करेंगे ना, वो जब चराई में लेके जाएगा वो छोड़ देगा, वो जो अपने मन में खाएगा फिर पिटा पिटा के वो लेके आ जाएगा। उसका पेट भर के खिलाना चाहिए और सही सही चीज़ें उसको जंगल में या चराई में उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो खाना खाएगा उसके ड्राई मैटर के परसेंटेज में उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो दिक्कत वो भी आता है फ्री रेंजिंग फार्म में, बहुत मैं खुद देखा हूँ। तो हम फोडर लगाएं, खुद का फोडर लगाना अगर बड़े फार्म कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे जो साइंटिस्ट डेवलप किए हैं जो फोडर, उसमें से न्यूट्रिशन रहता है। आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड फीड नहीं भी दें तो वो फोडर से आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये क्या लगाए हैं, ये जरा समझा दीजिए। हाँ, ये इसमें क्या क्या है, कुछ है क्या इसमें? हाँ बोलिए। हाँ, इसमें क्या क्या है? एक्चुअली ये जो हमारा फोडर है, इसको हम मुर्गी
और बकरी और गाय सबको दे सकते हैं। जो हमारा पूरा यूनिवर्सल फोडर जिसको बोलते हैं हम लोग, COFS 31 वैरायटी है, NIANP में डेवलप किया गया है, उसको हम लगाए हैं। और उसी के साथ हमारा स्मार्ट नेपियर भी है और दशरथ घास भी है। ऐसे करके 3-4 वैरायटी, और मल्टी कट वैरायटी में हम लोग बरगुड़ी जिसको बोलते हैं, काऊ पीस, उसको भी हम लोग करते हैं विंटर और समर के टाइम में, वो भी लगाते हैं। इसी तरह हम लोग 4-5 वैरायटी के फोडर लगाते हैं, जिसको हम मशीन में ग्राइंड करके, वो भी दिखा लूँगा, वो ग्राइंड करके हम लोग गाय, बकरी, मुर्गी सबको देते हैं। अच्छा, कहाँ ग्राइंड होगा वो पहले दिखा दीजिए कैसे। अच्छा बुढ़ा, मशीन चला। अच्छा, ये आपका स्टोरेज रूम ये है। हमारा स्टोर रूम है, लिखा हुआ है स्टोर रूम लिखा हुआ स्टोर रूम है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जितना भी खाना रहता है, हाँ। जैसे साइक्लोन रहता है तो ड्राई फूड बाहर हम स्टॉक नहीं कर सकते, तो इसलिए एक बड़ा सा घर बनाना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। उड़ीसा में ज़्यादातर। तो हम लोग ये 600-650 स्क्वायर फीट का घर बनाए हैं। यहाँ पे हमारा पूरा 1 साल भर का ड्राई फूडर रखा रहता है, और उसके साथ जो ग्रास कटिंग करके आते हैं उसको यहाँ पे पीसा जाता है चाप कटर में। और जो कंसंट्रेटेड फीड में रहता है, आपका यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ कंसंट्रेटेड फीड हमारा पूरा रखा हुआ है। रखा हुआ है। अभी चलेंगे उसको समझेंगे। तो ये स्टोर रूम में ये सब चीजें रखा रहता है। यहाँ पे देखिए भूसा पूरा यहाँ तक भरा हुआ था, वो कम होते होते अब। अच्छा, ये भूसा किस चीज का है? अभी भूसा हमारा मूंग का खत्म हो गया है। हाँ। क्योंकि मूंग लास्ट में निकलता है जनवरी-फरवरी के महीने में, तो उसको हम इमीडिएटली खिला लेते हैं लगभग सितंबर महीने तक। फिर सितंबर-अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं पूरा दिसंबर-जनवरी तक बीरी का। फिर बीरी का तो सीजन आ जाता है, जनवरी में मिल जाता है फ्रेश स्टॉक। तो इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये जरा मैं समझ लूँ। चलो बोलो। इस तरीके से काटते हैं जी हाँ, इसको काट के हम लोग खिलाते हैं बकरियों को, और गाय को भी, और मुर्गियों को भी देते हैं। ये ग्रीन फोडर जो है कितने टाइम में खिलाते हैं, कितने बजे देते हैं? ग्रीन फोडर हमारा एक्चुअली स्टार्ट होता है लगभग 10 बजे। हाँ। 10 बजे से वेट के हिसाब से हमारा लगभग हर दिन 300 kg चलता है बकरियों का। तो वो हम लोग 3 फेज में देते हैं, 10, 12, 2, 3 टाइम दे देते हैं, वो खत्म हो जाता है। इस तरीके से काट लेते हैं। हाँ, इस तरह से छोटा-छोटा पीस कर लेते हैं, जो उसको पाकुड़ी करने में इजी रहता है। क्या बोलते हैं उसको? खाने में इजी रहता है, चबाने में इजी रहता है, जुगाली करने में इजी रहे। ठीक है। और ये घास तो बिल्कुल नॉर्मल घास है जो अभी। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हम जो फोडर लगाए हैं, वो फोडर के एरिया में दूसरा घास उग जाता है बारिश के दिनों में। तो हम क्या करें, वो वीड्स है, बकरियों को वीड्स पसंद है, हम उसको फेंक नहीं सकते या जला भी नहीं सकते। तो उसी को हम क्या करते हैं, हमारा जो लगाया हुआ घास है मिला के काट लेते हैं, और दोनों को मिला के पीस लेते हैं। अच्छा, तो जिस कारण एक भी परसेंटेज वेस्ट नहीं जाता, सब बकरियां खा लेते हैं उसको। ठीक है भाई, ठीक। अच्छा, अब इसको समझ लें जी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि जो खाना है, देख के भी देख देंगे। अभी इसको समझ लेते हैं। हाँ, नहीं, अब मैं इसको समझा देता हूँ। अभी का जो टाइम है, तो ये क्या है, ये मुड़ी है, और छत्तीसगढ़ी में इसको मुर्रा कहते हैं। ये मुड़ी हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये मुड़ी एनर्जी, कैलोरी का सोर्स है, और इसमें भरपूर मात्रा में आयरन है। अच्छा, भरपूर मात्रा में आयरन, और आयरन सप्लीमेंट में इतना नहीं मिलेगा जितना मुड़ी में मिलेगा। अच्छा। आयरन, सोडियम, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, और इसी कारण हम मुड़ी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा चीज़ ये है, आप छिलका देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से आता है, और ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में ही फार्मिंग हो रहा है। हाँ। ये देसी बूटा बोलते हैं, और बूट डाली और ग्रीन मटर, ये सब का पूरा मिक्स। हाँ, दलहन का पूरा छिलका है, और थोड़ा डाल भी इसमें देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा डाल भी है। लगभग 5%, 6% तक डाल भी आपको मिल जाएगा। और ये जो पिसा हुआ चीजें मार्केट में हमारा मिलता है, अभी तो गेहूं नहीं मिल रहा है, इस कारण गेहूं का और मकई का और सारी चीज़ों का पिसा हुआ मिलता है, जो कि ह्यूमन कंजप्शन होता है। जैसे इंसान खाते हैं, इंसान के छोटे बच्चे खाते हैं, हमको उड़िया में इसको सट्टू बोलते हैं, छत्तुआ। तो इसको मार्केट में 20-25 रुपया किलो मिलता है। अच्छा। थोड़ा लो क्वालिटी का। इसको हम एक्चुअली, ये चोकर है क्या गेहूं का? नहीं, गेहूं का चोकर नहीं है, गेहूं को पूरा पीसा गया है, और मकई को पीसा गया है। और अच्छा। उसके साथ हाँ, हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें थोड़ा ऑयल के जो खली बोलते हैं, उसको पीस के मिला दिए हैं। अच्छा। ये रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारा रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज? हाँ, रामबाण। हम हमारा पूरा देखिए यहाँ पे सेटअप जो है, इसमें कोई भी हम एलोपैथिक नहीं देते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा आता है, और उसमें साइड इफेक्ट भी आता है। आप सप्लीमेंट भी देंगे ना, तब भी साइड इफेक्ट आएगा, और उसमें डाइजेस्टिबिलिटी जो टर्म है उसका बहुत कम है। तो इस कारण हम इधर इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेदिक का। आप देखेंगे ये सरसों का तेल है, इसमें मिलाया गया है सरसों का तेल और लहसुन और अजवाइन और काला जीरा, मेथी, ये सब मिला के ये एक मिश्रण बना दिया गया है चूल्हे में। और ये है
ये डाइजेस्ट करने के लिए एक पाउडर हमारा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा सप्लाई करते हैं आयुर्वेदिक का, ये हमको फ्री में मिलता है, ठीक है, वेटरनरी से। और ये हल्दी हमारा कंधमाल में मिलता है, GI टैग वाला हल्दी, अच्छा। सस्ते में मिलता है, लगभग 70 से 100 रुपीज़ kg में आ जाता है। इसको हम पूरा स्टॉक भर के रखे हैं। और ये है, आपको हर कोई इस्तेमाल करता है, आपको पता होगा, मिनरल मिक्सचर, ये बाजार में मिल जाता है, लो क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का, जो भी मिलता है हम ले आते हैं। और ये है एक चीज़, इसमें हम क्या किए हैं, ये एक पीस का इसमें मिलाया गया है, इसका ये दूध बढ़ाने के लिए हम रखे हैं, जिसमें है अश्वगंधा, सिताबर और क्या बोलते हैं उसका, पान मधुरी, उसका हिंदी मुझे नहीं पता, वो मिलाते हैं, पान में खाते हैं। अच्छा। और उसके साथ पिसा गया है हमारा वो है क्या, जस्टी मधु बोलते हैं उड़िया में, अच्छा। मुलेठी, मुलेठी वो सब पिसा गया है। और ये एक ग्रोथ का पाउडर है। हम ये ग्रोथ पाउडर विकी पंसारी सर से, वो हैं यूट्यूब चैनल, वहाँ से मंगा के ट्रायल बेसिस में आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब मिला के हम लोग दे रहे हैं, जिस कारण के हम वो जितना खाना हम दे रहे हैं ना, वो सब डाइजेस्ट अच्छे से होगा और डिजीज फार्म में नहीं आएगा। तो इसमें सब आ गया, आयुर्वेदिक का हर चीज़ इसमें आ गया, पूरा दाना मिश्रण बन गया पूरा। तो ये देते हैं। और यहाँ पे रखा हुआ है हमारा पूरा तौल के ड्राई पाउडर, ये एक ट्रे में 3 kg ड्राई पाउडर है, ठीक है, 3 3 6 3 9 kg ड्राई पाउडर, पूरा हर दिन का जो फीडिंग है वो वेट तौल के वेट करके उसको रखे हुए हैं। तो इसको हम अब मिलवा लेते हैं, खुली जगह पे ले जाके मिलवाते हैं। लाइए भाई, ये नीचे वाला मुड़ी है, मुड़ी में क्या करते हैं हम लोग, ऑयल डाल देते हैं, पहले ऑयल डालते हैं, क्योंकि वो ऑयल मुड़ी पूरा यूनिफॉर्मली बांट लेगा। तो जो भी जितना खाएगा थोड़ा बहुत उसको सरसों का जो मिश्रण है वो मिल जाएगा। अच्छा। और उसके बाद ये सबको मिलाएंगे। और मैं बोलना चाहूँगा एक चीज़ मेरे एक्सपीरियंस से, कि आप अगर ये सब चीज़ें खिलाते हैं तो इसमें हम लोग ये जो जड़ी बूटी है, तेल है, ये हमारा कॉस्टिंग हर दिन का 1 रुपया आता है। हम डेफिनेटली और साल भर करते हैं और इसको बंद नहीं करते। पूरा धूप का टाइम हो, बारिश का टाइम हो, ठंडी का टाइम हो, बकरी बच्चा दे रही हो, दूध पिला रही हो, कुछ भी हो, ऐसे उसको मुड़ी का एकदम चुड़चुड़ा बना के ऐसे, और इसमें सब मिश्रण दाना बना के सबको खिलाते हैं। अच्छा। जिस कारण हमारे फार्म में डिजीज बहुत कम ये तो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। हाँ, ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है और सस्ते में भी बन जाता है। आप अगर हाँ मिलाओ पूरा। अब इसको डालेंगे ना? हाँ, अब इसको डालेंगे पूरा, हाँ चटा मिसा पूरा। फिर वो जो दाना मिश्रण है उसको मिला लेते हैं चतुआ। फिर ये सब जड़ी बूटी वगैरह जो है, हाँ, इन सबको मिला के पूरा घोल लेते हैं एकदम अच्छे से। और इसको हम एक्चुअली क्या करते हैं ना, जो ये दाना का जो क्वांटिटी है वो हमारे जितना बकरी है सबको 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम ही देते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं देते। 100 ग्राम देते हैं। तो अब मुझे एक चीज़ समझा दीजिए, एक बकरी पे आप पर डे का कितना खर्चा कर रहे हैं? एक बकरी का हमारा कॉस्टिंग आ जाता है, हम लोग मैक्सिमम कॉस्टिंग, लेबर कॉस्ट और दाना वाना सब मिला के ग्रासेस का, तो हम लोग मैक्सिमम 10 रुपया रखने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा 10 रुपया में हो जाता है पर बकरी का, पर डे का कॉस्टिंग स्टॉल फेड में आ जाता है। जी, पर डे का 10 रुपया भीतर रखने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी 10 रुपया से थोड़ा बहुत हो जाता है, हो जाता है, नहीं तो 10 रुपये के नीचे ही हमेशा रहता है। और जब हम सीज़न आ जाता है चराने का, तब तो कॉस्टिंग और कम हो जाता है। आधा चराते हैं, आधा खिलाते हैं। जी ठीक है, अभी हम फार्म तक चलेंगे, वहीं देंगे ना? जी, आइए। एक सवाल का और यहीं पे जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम फार्म देखेंगे और खाना देखेंगे। ये भाई साहब का सेटअप है जहाँ पे बच्चे हैं, और इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं ना? हाँ, इसमें माएँ और बच्चे रहते हैं और बड़े फीमेल भी रहते हैं। ब्लैक बंगाल के हैं। अब मुझे एक चीज़ समझाइए, आप उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा में गंजाम ब्रीड भी है ना? जी जी। जो लोगों के अंतर मन में जिज्ञासा पैदा करती है, गंजाम, है ना? जी। तो वो ना करके ब्लैक बंगाल की हैं, इसकी वजह क्या है, ये मुझे समझा दीजिए। एक्चुअली गंजाम ब्रीड का जो बकरी है वो बहुत बड़ा साइज़ का रहता है। हाँ। अगर उसको कटिंग में लेके जाएंगे तो वो एक्चुअली बेचने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन ब्लैक बंगाल का जो बकरी है, एक्चुअली वो ब्लैक बंगाल का जो बकरी है वो छोटा साइज़ का रहता है, कटिंग करने में ईजी रहता है। और क्या होता है ना, मांस जो है लोग कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो बेचने वाले जो हैं उनको ईजी रहता है। और इसका टेस्ट गंजाम ब्रीड से भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और जियोग्राफिकली हमारा जो एरिया है वो उसका नेटिव है, हमारा जो नेटिव है वो है ब्लैक बंगाल, तो इसी कारण हम ब्लैक बंगाल से काम स्टार्ट किए थे। अच्छा, फार्मिंग में दोनों के क्या अंतर है? कोई अगर स्टॉल फीड पे सोच रहा है गंजाम करने की, तो क्या कहना चाहेंगे?
एक्चुअली वो इकोनॉमिकली देखा जाए तो क्या होता है ना, ब्लैक बंगाल का बच्चा ज़्यादा निकलता है। आप अगर एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं तो आपको छोटा छोटा स्टॉक मेंटेन करना इजी रहता है। अगर बड़ा स्टॉक करेंगे, सब मान लो कोई डिजीज आ गया तो पूरा जब मर जाएगा, तो एक गंजाम ब्रीड एक बच्चा देता है, अगर साल में 1 या 2 बच्चा देता है। जो प्योर गंजाम की ब्रीड है, साल में एक बार में एक बच्चा देती है, 1, है ना? हाँ, या फिर कभी कभी 2 देता था, लेकिन अगर वो बच्चा मर गया तो दिक्कत हो जाता है। लेकिन ब्लैक बंगाल आप अगर करेंगे तो 14 महीने में 2, 3, 4, 5 तक बच्चे आपका निकल आएगा। उसमें से पकड़ के चलो किसी कारण 2-3 बच्चे आपका मर भी गए, 5 बच्चे, हाँ, एकदम 5 बच्चे आ ही जाएंगे। 13 महीने में 5 बच्चे डेफिनेटली आएंगे, अगर अच्छा क्वालिटी का रखे हैं, ब्रीड अगर मेंटेन करके। तो 2-3 बच्चे मर भी गए तो आपका 2 बच्चा बच गया, एटलीस्ट आपका फार्म चलता रहेगा, डेड नहीं होगा। जिस कारण हम इसको चूज किए। और सबसे ये चीज़ है, ब्लैक बंगाल बकरी को आप चराई में रख सकते हैं, सेमी इंटेंसिव में रख सकते हैं, इंटेंसिव में रखो, स्टॉल फीड में रखो, किसी भी कंडीशन में रखो, ये बस खाते रहते हैं। और गंजाम स्टॉल फीड पे रहेगी कि नहीं? गंजाम स्टॉल फीड में रहेगी, लेकिन उसको सिस्टम में लाने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा। तभी कितना? फिर एक भी अंदाज से 6-8 महीना तो मिनिमम लग जाएगा सिस्टम में लाने। सिस्टम बहुत तेज तर्रार ब्रीड है। हाँ, बहुत तेज तर्रार ब्रीड है। और खाना जैसे हम ऐसी तुलना कर सकते हैं कि मुर्गियों में जैसे असील की वैरायटी है, वैसी बकरियों में गंजाम की वैरायटी है। बिल्कुल 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 हाँ। ऐसा ही है ना, थोड़ी तेज तर्रार ब्रीड है वो। जी जी, यही है ना। और वो चराई में ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं क्योंकि वो ब्राउजिंग में रहते हैं। लेकिन ब्लैक बंगाल की बकरी को आप किसी भी कंडीशन में रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस उनको खाना खाना है। और उनका FCR भी अच्छा रहता है, और दाने दे दोगे तो वो और अच्छा ग्रो करेंगे। तो जिस कारण हम इसको चूज किए थे। अभी चलिए बच्चों को समझते हैं और ये सेटअप को भी समझते हैं ना। ये शेड है ना? जी जी, ठीक है। और इसमें बच्चे रखे हैं, अलग अलग टाइम के होंगे। ये छोटे हैं, उससे थोड़े ये बड़े हैं। जी जी, है ना? और उधर कुछ फीमेल भी है। एक्चुअली क्या है कि ये जो माए हैं वो अभी 7 दिन के बच्चे दिए हैं। अच्छा। तो हम इनको कोशिश करते हैं अलग फीडिंग कराने के लिए। हाँ। और इनका जो मिल्क फीडिंग टाइम होता है वो दिन में 4 बार होता है। अच्छा, 3 से 4 बार होता है, जिस कारण माँ को उधर रखे गए हैं और बच्चे इधर हैं। और वो जो बनाया गया है, जब माँ आता है दूध पीने तो बच्चे लोग को हम उधर डाल लेते हैं, चूज करके जिसका बच्चा है उसी के बच्चे को ही बस निकाल के पिलाते हैं दूध। अच्छा, ठीक है। जैसे आप कह रहे थे कि मेरे यहाँ 5 बकरियाँ एक साथ बच्चे देंगी, 7 देंगी, वैसा दिख भी रहा है। आइए इधर आइए, मैं दिखाता हूँ। ये लगभग 16 बकरी हैं। हाँ। जो कि लगभग 26 बच्चे दे चुके हैं। हाँ। तो वो 7 दिन के अंतर में ही दिए हैं। अच्छा। वो नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन में आता है। अच्छा। वो टेक्निकल टर्म है, उसको समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ, अच्छा। तो फिर भी इसको अगर करना चाहे फार्म, तो इसमें एडवांटेज यही है कि हमको अगर पैसा चाहिए तो हम एट ए टाइम 25-30 बकरी बेच लेंगे, बच्चे बेच लेंगे। तो फिर नेक्स्ट सीजन में हमारा फिर 2-3 महीने बाद फिर बेचेंगे, तो वो साइक्लिक प्रोसेस में पैसा आता रहेगा। अच्छा, ठीक है। अब ये इनसे 2-2.5 महीने पहले का देखिए, ये 2-2.5 महीने के पहले एक साथ ये लोग आए हैं। हाँ, ये एक साथ आए। इनके माँ लोग अभी विनिंग हो गए हैं, माँ लोग चले गए हैं अपने बड़े बाड़े में, हाँ, जहाँ पर जहाँ पर वो खाना खा रहे हैं, और वो भी पेट में हो चुके हैं। अच्छा। वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको खाना खिलाते हैं। ये खाना भाई साहब ने यहाँ डाल दिया है, ये देख रहे हैं, ये ठीक इस तरीके से इसमें डाल देते हैं। तो ये इस तरीके से खाती हैं। चलिए बच्चे को भी खिलाते हैं वही चीज। वही चीज है ना। 2.5 महीने का बच्चे को भी वही चीज खिलाएंगे। पसंद है? ले आ भाई। अच्छा, इसको अंदर जाके देते हैं बच्चों को। एक्चुअली क्या है कि जो दाना हम लोग बड़े को देते हैं, उसी दाने को बच्चे को भी देते हैं। अच्छा। उसमें कुछ फर्क नहीं, वही चीज खाते हैं। देखिए कैसे बच्चे लोग खाने के लिए उतावला हो रहे हैं। हाँ, हम लोग ऐसे फीडर बनाए हैं जो कि DIY करके सस्ते में बन जाता है हमारा फीडर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, प्लास्टिक का ड्रम को हम लोग काट के ऐसे बनाए हैं। जब बच्चे और थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे ना, स्टैंड लगवा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, ठीक। ये इस तरीके से प्लास्टिक के ड्रम को काट के बनाए हैं, प्लास्टिक के ड्रम, और इनको खिला देते हैं। जी, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को भी खिला देते हैं, है ना। ये देखो पूरा खाएंगे, पूरा फिनिश कर लेंगे, 15-10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। हाँ। और इसके साथ हम लोग इनको चराई में अभी नहीं छोड़े हैं क्योंकि ये हमारा बुक्ड हुआ है। हाँ। इसको हम दूसरे फार्म में भेजेंगे। ये बुक्ड हो गया है? हाँ, ये माँ के पेट में जब बच्चे होते हैं तो हमारे फार्म में लोग आके बुक कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, एक बच्चे को 2000 रुपया दे के वो बुक कर लेते हैं कि जितना। ये सारे बच्चे बुक हैं अभी? सारे बच्चे बुक हो गए हैं। हमको 4 महीने जब हो जाएंगे, 4 महीने के टाइम में इनका पूरा मिल्क फीडिंग बंद हो जाएगा। कुछ भी मिल्क नहीं पी रहे होंगे और पूरा चराई भी सीख जाएंगे
और ड्राई फॉडर खाना पूरा परफेक्टली सीख जाएंगे, और ग्रीन फॉडर कटाई वाला खाएंगे और चराई वाला भी खाएंगे, पूरा एकदम 100 जब सेटअप। खाने लगेगा तब आप पूरा उनको एकदम। डिलीवर कर देंगे। हाँ, हम उनको डिलीवर कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इस सेट पे मैं समझना चाह रहा हूँ, ये सेट बनाने में आपको कितना खर्चा आया है और इसकी साइज क्या है? ये पूरा शेड हमारा 30 बाई 20 का है। और इसमें 4 कंपार्टमेंट बनाया गया है। और ये लगभग 600 स्क्वायर फीट है। और जिसमें 4 फीट का फीडिंग लाइन है हमारा, जो जहाँ पर हम बकरी को खाना खिलाते हैं, वो अपना सर निकाल के खा लेती है। तो इसमें हमारा टोटल खर्चा आया था लगभग 1,80,000 का। अच्छा, हाँ, 1,80,000 का पूरा वुडन वगैरह सब कुछ मिला के। और ये नीचे भी उसी सिस्टम से बना है जो हम पहले दिखाए थे, उसी से। कितना बोले इसका खर्चा? 1,80,000 में आ गया। 1,80,000। और ये ओपन शेड है जिसमें से वेंटिलेशन अच्छा रहता है। ओपन शेड है, दोनों साइड से, पूरा तीनों साइड से, 3 साइड से ओपन है। इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है। और बरसात यहाँ ज्यादा होती है तो बाहर तिरपाल लगाया गया है कि वो उसको मैनेज कर सकें, यही है ना? जी जी। ठीक है, अब चलते हैं जो बाहर बकरियां हैं उनको देखने, और इधर जो रखे हैं उसको खुले में रखते हैं, है ना? हाँ, एक्चुअली दिन में खुले में रहते हैं और रात को सिर्फ सोने आते हैं वो शेड में। रात को सोने आते हैं सेट पे, है ना? जी। ठीक है। और बारिश भी अगर होता है तो इनका फीडिंग लाइन बना हुआ है, तो सिर निकाल के खा लेते हैं, उसका कोई दिक्कत है नहीं। हाँ हाँ हाँ। और ये सूखे के वक्त पे ये बाहर इस जगह पे रहते हैं। जरा खोलिए, चलते हैं। अच्छा, ये जो हम नारियल देख रहे हैं, ये नारियल बेचते हैं? नारियल नहीं है वो हम एक्चुअली क्या करते हैं ना, नारियल का पानी का जो है उसको बेच लेते हैं, नारियल तक रहने नहीं देते। अच्छा। क्योंकि नारियल का पानी ज़्यादा चलता है अच्छे से, तो इसलिए हम लोग बेच देते हैं नारियल को। अच्छा, ठीक है, वही समझना चाह रहा था। हाँ, ये अब खाना इनको डाल रहे हैं। अच्छा, लाइन से इनको देते जा रहे हैं खाना? जी जी जी, लाइन से देते हैं। हाँ। अभी एक्चुअली उनको छोड़ दिए हैं। हाँ। तो ये अभी दिक्कत करेंगे, फिर भी हमारा लड़का दे देगा इनको खाने में। अच्छा अच्छा, ये इस तरीके से डाल रहे हैं? जी जी जी। और इसके बाद ये खा के चराई पे चली जाएंगी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग आज चराई में नहीं छोड़ेंगे। हम एक्चुअली फार्म का काम बहुत कुछ बाकी है, तो हम आज इनको पूरा स्टॉल फीड में रखेंगे। अच्छा। तो इसलिए अभी दाना देंगे, फिर ड्राई फॉडर डालेंगे, उसके बाद ग्रीन फॉडर पूरा इवनिंग। बरसात के दिनों पे पूरा स्टॉल फीड पे? पूरा स्टॉल फीड में हमारा बरसात का जो बरसात कुछ ज्यादा होती होगी 4 महीना। हाँ, 4 महीना पूरा स्टॉल फीड है। समुद्र किनारे है तो ज्यादा होती होगी। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो इसमें जैसे हम बकरियों की बात करें तो बकरियों को जैसे मैं समझना चाहूँ, ये सारी जो बकरियां हम देख रहे हैं इसका रेट क्या होगा? देखिए, एक्चुअली ये जो हमारा सब ब्रीडिंग का फीमेल ही है, यहाँ पे कोई खस्सी नहीं है। हाँ। पूरा फीमेल है। हाँ। और ये सब अभी बुढ़ी नहीं हुई है, अभी ये बहुत यंग है। हाँ। ठीक है, तो इसको अगर बेचने अभी मैं जाऊँ तो वो लगभग 5-6 हज़ार से कम नहीं आएगा। अच्छा, मैं इसका जरा थन देखना चाह रहा था, ये ये वाली। ये अभी प्रेग्नेंट है, इसका थन देखिए, इसका थन और निप्पल देखिए साइज। हाँ। पूरा बढ़ा हुआ है। हाँ। और इसका कारण है हम इनको आयुर्वेदिक का खिलाते हैं, जिस कारण इनका थन और वो जो दूध का प्रोडक्शन बढ़ सके। अच्छा। तो इसीलिए हम लोग इनको अश्वगंधा वगैरह जो बताए वो सब खिलाते रहते हैं। अच्छा, उसका बेनिफिट होता है। ठीक है। और ये जो बच्चे हैं ये भी प्रेग्नेंट है सब। हाँ। ब्लैक बंगाल का एडवांटेज एक ही है कि जब वो 1 साल का होता है तो उसे वो उस टाइम 1 साल का जब होता है ना, तो एक बच्चा उसका 3-4 महीने का हो जाता है। इसका भी जरा थन देख देते हैं, ये वाले का। ये देखिए, ये जबरदस्त थन है। ठीक, ये देख के समझ आ रहा है, तो बहुत जबरदस्त है। और ये एक है हमारा, क्या बोलते हैं, ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अच्छा, क्या बोलते हैं उसका? बांझ है ये। हाँ। इसको हम रखे हुए हैं फार्म में, ये रहना जरूरी है। ये फार्म में रहेगा तो आपका फार्म बहुत आगे जाता है। वो जरा समझा दो, बहुत लोग बताते हैं लेकिन आप समझा दीजिए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरे को भी नहीं पता था। एक्चुअली जब क्या है कि वो जब कोई फार्म में अगर कोई बांझ का बकरी रहता है तो वो क्या होता है ना, वो भगवान को हमेशा बोलता है कि इसका फार्म आगे बढ़े। हाँ। राइट। तो जिस कारण क्या होता है ना, हमारा जो बकरी का बच्चे होते हैं वो मोर्टेलिटी, वो पॉजिटिविटी है। हाँ। हमारे मन में भी वही पॉजिटिविटी। हाँ, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि बाज बकरी रखने से बेनिफिट अच्छा होता है। इससे पहले भी मेरा एक था जो कि मुझे नहीं पता था, मैंने गलती से उसको बेच लिया बहुत लोग, लेकिन उसके बाद फिर ये बच्चा आ गया, उसी के माँ से फिर से वो बच्चा आ गया। हाँ, तो बहुत जवान लोगों को पता नहीं रहता, वो लोग बेच लेते हैं गलती से, बाद में पता चलता है। तो मैंने उसको पूरा रखा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा खाती है। हाँ। और उसके ऊपर हमारा नजर ही नहीं जाता, कभी भी बेचने का जरूरत ही नहीं पड़ा। जो भी आते हैं हम मना करते नहीं, इसे बेचने लायक नहीं है। हाँ। ये हमारे घर में ही रहेगा। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाह रहा था, साल भर में बकरियों से कितना कमा लेते होंगे? देखिए, अभी तो हमारा जो रिसर्च चल रहा था वो तो चल रहा था, हम तो 10 बकरी से स्टार्ट किए थे। अब हमारा लगभग 80 फीमेल हो गए हैं। बच्चे
उनको छोड़िए, वो तो नहीं, अलग गिन चीज़ दे है। तभी। हाँ तभी, अभी तो वो तो हमेशा 50-60 वैसे भी रहते हैं। लेकिन ये जो 80 फीमेल है, ये मेरा कैपिटल मतलब अर्निंग है। इसको बेचते नहीं है, उनको सेल कर उनको दे। बेचते हैं सिर्फ। अच्छा, वो सिर्फ वो उनको- 4 महीने में होंगे तो सेल हो 4 जाएंगे। महीने में सेल हो जाएगा। लेकिन 80 का 80 आपके पास बचा रहेगा या इंक्रीज होगा? 80 को हम हर साल 10-10 बढ़ाते रहते हैं। अच्छा। अब 6 साल का रख लीजिए, 6 साल में हम लोग 10-10 रख के अभी 80 किए हैं। हाँ। तो ये 2-3 साल में लगभग 200-250 तक पहुंच जाएगा, हिसाब लगाएं तो हमारा टारगेट वही है 200 फीमेल रखने के लिए। सेटअप हमारा भी वही है कि आगे जाके 200 रखेंगे। तो इसमें से अभी जो अर्निंग बोल सकते हैं, जितना बच्चे का जो बेच के जो पैसा आता है, उसमें से हमारा लेबर कॉस्ट, फार्म का मेंटेनेंस, बकरी का खाना पीना, फूडर, सब कुछ मिला के सब खर्चा होके जाके हमको महीने में 15,000 बकरी से आराम से मिल जाता है। अच्छा, ये ग्रोथ के साथ, ग्रोथ को आप अलग रख रहे हैं। मतलब जो महीने में, साल में कितना बढ़ा देते हैं बोल रहे हैं? साल में वो 10-15 हम वो उसको साइड में कर लेते हैं। 15 बढ़ा दे रहे हैं साल में, तो उसका 5 के हिसाब से इंटू 15 आप अलग से रख दीजिए, है ना। 15 बढ़ा रहे हैं तो 5,000 की बकरी का 15 कर दे हम। जी बिल्कुल। तो वो 15 आप अलग से कर दीजिए। उसके अलावा बेच के कितना कमा लेते हैं बोल रहे हैं? और 10 से 15 के बीच में आता है। 15,000 ग्रोथ के हिसाब से। पर मंथ का एक मोटा मोटी मिनिमम हिसाब जो किसान आदमी रखता साल है। में बोल सकते हैं लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए बकरी से। ठीक है। एक्चुअली फार्म बढ़ाने का हमारा कोशिश है। हम तो चाहे बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, हाँ। लेकिन हम फीमेल को ज़्यादा रख रहे हैं। हाँ। और जिस कारण हमारा फीमेल बढ़ रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंस यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, और इनको डिवर्मिंग वगैरह ये सारी हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमारा शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो हम बारिश जब आता है, एंट्री करता है, तो डिवर्मिंग कर लेते हैं। बारिश जब खत्म होता है तब डिवर्मिंग कर लेते हैं। ये 2 फेज हो गया। हाँ। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 बार या 2 बार करते हैं। हाँ। जो कि जैसे ठंडी का टाइम खत्म होता है तब कर लेते हैं। अगर धूप का टाइम स्टार्ट होता है तो हम कंडीशन देख लेते हैं, उनका चेक करने का भी तरीका पता है थोड़ा बहुत। हाँ। तो वो भी कर लेते हैं। कभी कभी मेंगनी का भी टेस्ट करवाने लेके जाते हैं। हाँ। तो वो भी हो जाता है। और विजुअलाइजेशन भी हमको पता चलता है इसका वर्म है कि नहीं है। जब कोई आदमी कोई काम को करता है तो उसकी भाषा को पहचानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। बकरी फिर क्या बोलती है पालने वाले के समझ में आता है। हाँ, उसका फिजियोलॉजी से और पता चलता है। पालने वाला क्या बोल रहा है बकरियों के समझ में आता है। और जब तक भाषा की समझ नहीं आएगी, आँखों से हम उसके हालात नहीं पढ़ पाएंगे, आँखों से देख के वो क्या कह रही वो नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हुए हैं। जिस दिन ये Actually क्या है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है वो तो बोल नहीं पाते। एक्चुअली जो पशु हैं हाँ। वो बोल नहीं पाते। अभी ड्राई फूडर का टाइम चल रहा है। हाँ, हाँ। देखिए, तो एनिमल बोल नहीं पा रहे। और क्या है कि हम लोग बिना बोले चीज़ों को समझना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। और हम अगर उस फेज तक पहुंच गए तो एनिमल हस्बेंड्री मान लो लगभग आप जीत गए। क्योंकि आप अगर उनका बिना बोले बात नहीं, वो कोई बोल रहा है मेरे को भूख लग रहा है, मेरा पेट नहीं भरा है, तो हम उनको ज़्यादा खाना खिला दिए, इसका मतलब हम हो गया काम। ये बातें वैसी हैं जैसे हम बाइक चलाते हैं। बाइक का जो मालिक होता है वो जानता है कि बाइक में आवाज़ ज़्यादा हो गया है। वो बाइक को चलाते वक्त जानता है कि इसमें टायर पंचर हो गया है। देखना नहीं पड़ता, वो समझ जाता है टायर पंचर हो गया। मतलब उसकी भाषा को अच्छी तरीके से वो समझता है, उसकी एक्टिविटी को समझता है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया होगा। तो इसी कारण से मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे बकरी के फार्म फेल इसी कारण हो रहे हैं क्योंकि वो पार्टिसिपेशन उनका है नहीं। हाँ। जो एजुकेटेड यंग पीपल हैं या फिर जो भी मालिक है बोल सकते हैं, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है नहीं। हाँ। क्योंकि वो खुद फार्म में रहते नहीं, एनिमल को खाते हुए देखते नहीं, वो चीज़ वो मोमेंट एंजॉय नहीं करते। देखिए आप कैसे मज़े से खा रहे हैं। हाँ। और इसको देखते ही मेरा पेट भर जाता है, अरे भाई क्या खा रहे हैं। अगर कोई बकरी खा नहीं रहा है तो मैं बोलूँगा अरे भाई इसकी क्यों नहीं खा रहे, उसको लाओ, साइड करो, अलग रूम में रखो, उसका टेस्ट करवाओ, टेम्परेचर वगैरह, और उसको थोड़ा दाना दो। या फिर कभी कभी होता है ना, बकरी बोलता है मैं दाना नहीं खाया हूँ, मेरे को दाना दे। हाँ। वो सब मेरे को मार के खा लिया, मैं थोड़ा वीक हूँ, तो उसको साइड में लेकर थोड़ा सप्लीमेंट दे देते हैं और दाना खिलाते हैं 1-2 दिन, फिर वो सेटअप में आ जाता है। जब तक इस काम को आनंद के साथ ना किया जाए और किसी भी काम को आनंद और मज़े के साथ ना किया जाए, तब तक वो काम सक्सेस नहीं होता है। और आदमी को चाहिए कि जो काम करने में मज़ा आता है, जिस काम का उसको नशा हो, वही काम करे वो। जी जी। तो ज़्यादा सक्सेस होगा। जी। है ना, उल्टा काम ना करे। है ना, ठीक है। और आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, एक्चुअली क्या है कि मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, उनका समस्या का समाधान करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर समस्या का समाधान फ़ोन में नहीं होता क्योंकि मैं खुद ही फार्म में काम करता हूँ। आप जैसे देखिए, पूरा मेरा फुल टाइम जॉब यही है, मैं यहीं पे ही रहता हूँ। पूरा मेरा रिसर्च का काम और फार्मिंग का काम यही है। तो जिस कारण लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने खुद चैनल बनाया है जिसका नाम है द फार्म एंटरप्राइज है।
फार्म का नाम जो है, चैनल का नाम वही है, और मेरा फेसबुक पेज भी वही है। फेसबुक पेज भी वही द फार्म एंटरप्राइज है, जिसमें हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं, पूरा सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली जो जो पॉइंट है, खाने से लेके डिजीज से लेके हर चीज़ का पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रीटमेंट सब करके मैं दिखाता हूँ, जिस कारण हमारे उड़िया में होता है और सबटाइटल इंग्लिश में है। और छत्तीसगढ़ में भी लोग बहुत देखते हैं, मुझे बहुत खुशी लगता है, वो भी फ़ोन भी मुझे आता है, समझ सकते हैं उड़िया, वो भी देखते हैं मेरे वीडियोस और फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, तो मेरा हेल्प हो जाता है थोड़ा फार्मर लोगों के लिए। वो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और पता चला है कि लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं, तो जिस कारण मैं उसको भी थोड़ा थोड़ा इस काम से जोड़ता हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट होता है करने में, लेकिन फिर भी कर लेता हूँ उसको। और भाई साहब के चैनल को आप ज़रूर देखें, और उनका जो लिंक है हम नीचे दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ जाकर भी आप वो चैनल को खोज सकते हैं और देख सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।